Abhishek Shukla. I am your social science faculty. I welcome you all in the amazing platform of Abhi Social. So as we all know, यहाँ पर 7th मार्च को एक स्पेशल डे है एंड इस दिन को होने जा रहा है आपका बोर्ड एग्जाम। तो उसके लिए मैं आज एक इम्पॉर्टेंट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है द कोर सीरीज। इस कोर सीरीज के बारे में मैं 2 मिनट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग, in this series, I will tell you all the important chapters with exactly whatever the question has been asked by the CBSE. तो हमारी स्टडी completely एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होने वाली है और इस पे मैं हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, प्लस इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके थीम के बेसिस पे यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो प्लीज मेक श्योर ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना। देयर इज मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में दिख जाए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिक्कत आती है और इसलिए मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी रखूंगा और साथ ही साथ में मैं हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक हम कंप्लीट करते जाएंगे उसके ऊपर MCQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम हर एक टॉपिक और उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज डोंट मिस इट। ठीक है, इसको एंड तक देखिए और सारी चीजें हम एज इट इज समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि CBSE का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो CBSE के द्वारा एग्जाम क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, लेट्स फर्स्ट डिस्कस। जस्ट अ मिनट। तो हम डिस्कस करते हैं जितने भी CBSE का जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। तो यू कैन सी हियर एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड यू ऑल कि द नेम ऑफ द सीरीज इज दैट इज द कोर सीरीज। ठीक है, इसमें सारे फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। तो टोटल आपका जो एग्जाम है वो 80 मार्क का होगा, 80 मार्क्स का होता है, जिसमें यू कैन से हियर कि 20 नंबर का MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यहाँ पर 8 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल, यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। देन शॉर्ट क्वेश्चंस में 15 मार्क्स का होता है जिसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं जो कि 12 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड देन यहाँ पर 4 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि टोटल 20 मार्क का होगा, मतलब कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे और यहाँ पे 5 नंबर का आपसे मैप भी पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसके थीम को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से थीम्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैं थीम्स लिख करके आया हूं, तो ये थीम्स आप देख लीजिए कि द थिंग इज, सबसे पहले यहाँ पर पहला जो थीम है दैट इज स्टेप्स टेकन बाय फ्रांस। तो फ्रांस ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं टू इनकरेज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म क्या होता है उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा जो थीम है वो आपको मिस नहीं करना है, दैट इज नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट 1804। 1804 में जो नेपोलियन ने यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के आया था, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं वो क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। देन तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है। और यहाँ पे तीनों एस्पेक्ट्स, यहाँ पे मेनली 2 एस्पेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है पॉलिटिकल
पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है, और दूसरा पूछा जाता है दैट इज अ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये लिबरलिज्म में दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। देन आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर क्वेश्चंस आता है जो 1815 में हुआ था, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड यूसिफ मैजनी। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा होगा वो इन्हीं थीम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और बाकी का जो नेक्स्ट थीम है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये कुछ सीरीज है, तो हम इन सीरीज को लॉन्च करेंगे एक एक पार्ट 1 में, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी लेक्चर आपने यूट्यूब में पढ़े होंगे, देखे होंगे, वो उन सबसे डिफरेंट ये लेक्चर क्यों है, उसके पीछे का रीजन है कि आपको चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, आप जितने भी लेक्चर्स देखो, लेकिन बहुत रेयरली टीचर्स आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाते हैं। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें बहुत ज्यादा सिलेबस है ना कवर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर हर एक चीज को आप ध्यान से पढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे शुरुआत में क्या हुआ था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेटा ये बात है कहाँ की, ये बात है यूरोप की बात है। ठीक है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, लाइक बहुत सारे 5 कॉन्टिनेंट होते हैं, उसमें हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, 19th सेंचुरी में एक आइडिया, एक फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप हो रही थी, एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ अ नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, सो व्हाट डज दिस नेशनलिज्म मीन्स। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि मैं आपको बता दूं कि नेशनलिज्म इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ, इट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ अ लव टुवर्ड्स योर नेशन। तो नेशनलिज्म क्या होता है, इट इज अ फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स योर नेशन। इसको हम लिख सकते हैं फीलिंग ऑफ लव, है ना, किसके प्रति, अपने देश के प्रति जो प्यार होता है उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फीलिंग है ना, ये इसके कारण से बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को हमें मिल रहे थे यूरोप में। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस हमें यूरोप में देखने को मिल रहे थे। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जिस कॉन्टिनेंट में किसी भी प्रकार का एक कोहेरेंस नहीं था लोगों के बीच में, है ना, अलग अलग प्रांतों में लोग डिवाइडेड थे, अलग अलग डायनेस्टीज वहां पे रूल कर रही थी। तो ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म की वो कैसे आती है वो हम डेवलप करें, वो हम देखेंगे। उससे पहले दो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फर्स्ट थिंग कि ये भैया नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, और फिर यहाँ पे मॉडर्न स्टेट क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस। नेशन स्टेट क्या होता है बेसिकली, तो नेशन स्टेट में क्या होता है, जब किसी भी देश में लोग एक साथ रह रहे हैं विद द फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। when people in a country living with the common identity and culture, these kind of a state is called as a nation state। मतलब कि जैसे हम भारत में रहते हैं और हमारे सबके बीच में एक चीज कॉमन है, हमारी क्या है, हमारा हिस्ट्री कॉमन है, हमारा कल्चर कॉमन है ना, हमारी लैंग्वेजेस कॉमन है। तो जब कोई भी देश में जब सारे सिटीजन आपस में इस फीलिंग के साथ रहते हैं, इसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। अब धीरे धीरे नेशन स्टेट्स किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, मॉडर्न स्टेट्स में। तो मॉडर्न स्टेट में क्या होता है कि अब ये लोग रह तो रहे हैं, लेकिन इनके किसके अंडर में रह रहे हैं, अंडर दी सेंट्रलाइज्ड पावर ऑफ सॉवरेन, है ना, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेनिटी ओवर द डिफाइंड टेरिटरी। मतलब कि एक गवर्नमेंट हमने बना ली है और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर की तरह पूरे देश में ये रूल कर रही है फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, एंड इस कारण से क्या होता है बेटा कि एक कॉमन फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होने लग जाती है, एंड यहाँ पर देश बहुत सारे जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे वो यूनाइट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है एक बहुत ही इथोपियन मतलब समथिंग विच इज आइडियल, है ना, जिसको आइडियल कहते हैं ना, कि दिस इज आइडियल थिंग। तो ये आइडियल एक आइडियल ड्रीम से स्टार्ट होती है, एक आइडियल प्रिंटिंग से स्टार्ट होती है। इस पेंटिंग को बनाने वाले इंसान का नाम है फ्रेडरिक सोरियो। क्या नाम है बेटा, इनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, याद रखना। इनकी ड्रीम पे
क्वेश्चंस तो पूछते नहीं, बट एमसीक्यू में अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो पूछ लिया जाता है। तो इस पेंटिंग के बारे में मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये पेंटिंग है, बनाई गई थी फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। कब बनाई गई? ये बनाई गई 1848 में, ठीक है। इस पेंटिंग को टोटल 4 पेंटिंग बनाई गई थी, उस 4 में से एक पेंटिंग बहुत फेमस हुई जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब इस पेंटिंग में इन्होंने क्या इमेजिन किया, क्या देखा? तो बेसिकली यहाँ पर ये देखा कि जो भी यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज है ये मार्च कर रहे हैं किसकी ओर? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर, ठीक है। तो यू कैन सी हियर दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, मैं कई सारी जगह आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्पेशल ध्यान आपको रखना है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एक औरत है, और ये औरत जो दिख रही है आपको, दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अब इस औरत के हाथ में आपको दिख रहा होगा बेसिकली एक हाथ में टॉर्च है, एक हाथ में कुछ बिल ऑफ राइट्स आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि लिबर्टी इज पर्सोनिफाइड एज अ फीमेल फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी को एज अ फीमेल एलोगरी क्या होता है? एक फीमेल, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जिसको हम फीमेल फॉर्म में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक लिबर्टी का मतलब ये फीमेल फिगर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आकर के मार्च कर रही हैं, और जिसके हाथ में, एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, एक हाथ में क्या है बेटा? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। मैं एक बार दिखा देता हूं। सो दिस इज बेसिकली अ टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, इनके हाथ में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो बेसिकली चार्टर ऑफ राइट्स मैन क्या है कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पीपल, वो यहाँ पे लिखा गया है। चार्टर्ड है, एक चार्टर्ड है, उस चार्टर में जितने भी राइट्स हैं लोगों के, वो यहाँ पे लिखा गया है। और कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राउंड में, ठीक है। यू कैन सी हियर इन द ग्राउंड कि कुछ यहाँ पे आपको सेटर्ड रिमेन्स दिख रहे हैं। ये सेटर्ड रिमेन्स क्या दिखा रहा है? दिस रिप्रेजेंट दैट इज अ, आपको ये क्राउन दिख रहा है यहाँ पे, सो दिस रिप्रेजेंट द एबोल्यूशन ऑफ मोनार्की, ठीक है। तो यहाँ पे मोनार्की क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर इसके आगे यहाँ पे इस ड्रीम में दिखाया जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज है ना, आप मतलब देख रहे हो आप कितनी सारी कंट्रीज एकदम कतार में आ रही हैं, और कतार में आने के बाद ये क्या कर रहे हैं बेटा? होमेज, है ना, अपना सैल्यूट, अपना रिस्पेक्ट पे कर रही हैं। तो सबसे पहले इनको लीड करने वाला कंट्री का नाम क्या है? इनको लीड करने वाले कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दूसरे नंबर पे है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो पहले नंबर पर है यूएसए, फिर दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, एंड तीसरे नंबर पर है बेटा फ्रांस। याद रखना है ना, फ्रांस का कलर क्या है? ट्राई कलर। बेसिकली आपको याद रखना है यहाँ पे पहली चीज कि वो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि यहाँ पर क्या है? फर्स्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, देन स्विट्जरलैंड है, देन फ्रांस, है ना, कैरिंग द रिवॉल्यूशन इन ट्राई कलर्स। तो फ्रांस भी ट्राई कलर्स में अपना रिवॉल्यूशन दिखा रहा है, और उसके पीछे जर्मन पीपल्स भी है। हालांकि वो उस टाइम पे यूनिफाइड नहीं थे, बट ऐसा उन्होंने देखा कि जर्मन पीपल्स भी है, जो कि ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर में सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। उसके पीछे और भी बहुत सारी कंट्रीज कतार में खड़ी हैं, दैट इज ऑस्ट्रिया हो गया, सॉरी, किंगडम ऑफ टू सिसलीज हो गए, लैम्बॉर्डी हो गए, पोलैंड हो गए, इंग्लैंड हो गए, आयरलैंड हो गए। तो ये सारे कंट्रीज यहाँ पर अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हो फिगर ऑफ क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स ऊपर से देख रहे हैं, एंड दे आर सिंबलाइजिंग द फ्रेटर्निटी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग धर्म के जितने भी गॉड हो रहे हैं हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू द पीपल, है ना, ये लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्काईज में अलग अलग धर्म के जो गॉड होते हैं, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में सेंट्स हो गए, एंजल्स हो गए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है बेटा? दिस इज अ फीलिंग ऑफ अ ब्रदरहुड, है ना, यहाँ पे भाईचारे की बात की जा रही है। तो इस तरीके से ये ड्रीम को इमेजिन करते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो 1848 में पेंटिंग रिलीज करते हैं जिसका नाम है डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स, जो कि यहाँ पे बताता है किस तरीके से आइडिया ऑफ रैशनलिज्म यूरोप में फैल रहा है।
वो एक इमेजिन करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइन में लग करके स्टेचू ऑफ लिबर्टी की ओर मार्च कर रही हैं और उसको अपना होमेज रिस्पेक्ट पे कर रही हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, एक हाथ में इनलाइटमेंट का टॉर्च है, मतलब कि लोग जागरूक हो रहे हैं, इनलाइटेंड हो रहे हैं, और दूसरे हाथ में चार्टेड ऑफ मैंस ऑफ राइट है, ठीक है, राइट्स ऑफ मैन है, ठीक है, और ग्राउंड में सैटर्ड रिमेन्स ऑफ मोनार्की है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज कतार में खड़ी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, फॉलोड बाय फ्रांस, ठीक है, इन ट्राई कलर्स, देन जर्मन पीपल्स है वो भी फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे अलग अलग कंट्रीज है। आसमान में बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, अलग अलग धर्मों के, जो कि एक फेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको याद कर लेना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, मैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ से डिस्कस करूंगा क्या क्या पूछा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो थोड़ा सा क्लास 9th में आप याद करिए कि हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो फ्रांस में स्थिति ऐसी थी कि वहाँ के लोग लुई 16 वहाँ पे रूल कर रहे थे, और लुई 16 के बाद यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1789 में, और वहाँ के लोगों ने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, मतलब कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश हमारा है और इसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को डेवलप किया जाता है, इंकरेज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज मार्क इट, इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप मार्क कर लेना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस ड्रीम में ये क्या इमेजिन, मतलब कि ये फ्रांस के लोगों ने क्या स्टेप लेते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स, मेजर्स, प्रैक्टिसेस है ना फॉलो किया, जिसके थ्रू इन्होंने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को इन्होंने जागरूक किया। क्या किया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को लाया लोगों के अंदर। अब इसको लाने का क्या क्या स्टेप्स था, सबसे पहला जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, उस संविधान में लोगों को राइट्स लिख के दे दी। अब संविधान क्यों जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि अगर हम किसी को बोल रहे हैं आपके पास ये राइट्स है, वो राइट्स है, तो जब तक आप उसको कोडिफाइड नहीं करते हो, जब तक आप उसको रिटन नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, तब तक लोग उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तब तक वो सिर्फ एक आइडिया रहेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक मोरल बिलीफ रहेगा कि अच्छा हमारे पास अधिकार है। अगर किसी ने पूछ लिया कहाँ पर लिखे हैं, तो फिर क्या बोलोगे आप। तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। दूसरा इन्होंने जो स्टेप लिया, दैट इज अ न्यू हाइम्स, जैसे हमारे देश में हाइम्स होते हैं, वंदे मातरम है ना, जनगण मन, उसी प्रकार से यहाँ पे न्यू हाइम्स को इन्होंने इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तीसरा चीज यहाँ पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश किया। अब ये कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, तो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं। देखो कस्टम ड्यूटीज क्या होता है कि जब आप किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री की ओर ट्रेड करते हो, तो उस पर आपको कुछ टैक्सेस देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए प्लेस ए है, प्लेस बी है, प्लेस सी है, प्लेस डी है। अब आपको अपना गुड्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे टैक्स दिया, फिर आपने यहाँ पे टैक्स दिया, फिर आपने यहाँ पे टैक्स दिया। तो उससे क्या होगा जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो कोई परचेस करेगा, ऑब्वियसली परचेस नहीं करेगा। तो इस कारण से जो कस्टम ड्यूटीज है, जो टैक्सेस हैं, उसको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में क्या कर सके, अपने गुड्स को बेच सके, ठीक है, और उनको प्रॉफिट मिले। तो दूसरा इन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को क्या किया, एबॉलिश किया। अब तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी थी फ्रांस में, वो थी बेटा दैट इज वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। तो जो वेट्स है ना, इक्वल यहाँ पे नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर, सॉरी 1 मीटर है ना, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो 100 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं पर अगर 98 हो गया, 95 हो गया, तो उससे जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 1 किलो में 50, एक 1 दर्जन में, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, ठीक है। तो वहीं पर दूसरे कंट्री में अगर आप जाओ तो वहां पे 1 दर्जन में सिर्फ 6 केले आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे वेट्स एंड मेजर में डिफरेंस होता है, जिसके कारण से यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से यहाँ पे इन्होंने जो वेट्स एंड मेजर है उसको यूनिफॉर्म किया, एक किया पूरे फ्रांस में, ताकि जो भी
मर्चेंट्स हैं, जब भी वो कोई सेल करे तो उनको हर जगह सेम इक्वल पैसा मिल सके। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि अब कोई भी पर्सन अपने नाम के ऊपर किसी भी प्रकार का टाइटल यूज नहीं करेगा। अब यहाँ पे यूज किया जाएगा एक द आइडिया ऑफ ले सिटोयन, मतलब कि ये एक कंट्री है और यहाँ पर हम सिटोयन मतलब सिटीजन्स हैं, एंड इस कंट्री को एज अ फादरलैंड की तरह देखा गया। फादरलैंड क्या होता है, जैसे हमारा मदरलैंड होता है, उसी प्रकार से उन्होंने अपने कंट्री को एज अ फादरलैंड, पैट्रिक, पैट्रिक मतलब पेट्रोटिज्म से ही ये वर्ड आया है, तो ला पैट्री इज अ फादरलैंड। ठीक है, तो ये आइडिया यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला मैंने आपसे बोला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, न्यू हाइम्स इंट्रोड्यूस किए गए, कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश किया गया, वेट्स एंड मेजर्स को यहाँ पर यूनिफॉर्म किया गया, एंड जो आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड ले सिटोयन इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर एक जो रॉयल फ्लैग हुआ करता था उसको, रॉयल फ्लैग को हटा करके यहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग को लॉन्च मतलब कि उन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो एक रॉयल फ्लैग, स्टैंडर्ड रॉयल फ्लैग हुआ करता था, उसको हटा दिया उन्होंने, ट्राई कलर फ्लैग को इन्होंने अडॉप्ट किया। देन कॉमन लैंग्वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रांस में अलग अलग डायलेक्ट्स, बोलियां बोली जाती थी, जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग बोलियां बोली जाती है, तो उन बोलियों को डिस्करेज किया गया, बोला कि आप कोई भी इन भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, सब कौन सी भाषा बोलेंगे, फ्रेंच भाषा बोलेंगे। कौन सी भाषा बोलेंगे बेटा, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एंड चौथी चीज यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण यहाँ पे क्या किया गया कि जो वहां की ईस्ट स्टेट जर्नल थी, ईस्ट स्टेट जर्नल को एबॉलिश करके यहाँ पर नेशनल असेंबली बनाई गई। और ईस्ट स्टेट जर्नल में सबसे बड़ा जो कारण था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो ईस्ट स्टेट जर्नल की वोटिंग सिस्टम हुआ करता था। वहां पे वोटिंग सिस्टम इक्वली डिवाइडेड नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है, एंड ईस्ट स्टेट जर्नल्स में क्या वोटिंग इश्यूज थे वो आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो ईस्ट स्टेट असेंबली को हटा करके उसको रीनेम किया गया एज ए नेशनल असेंबली। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई। तो आई होप दिस स्टेप्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो आइडिया है, ये जो स्टेप्स है, मेजर्स है, इसको फैलाने के लिए है ना, यहाँ पे क्या किया गया बेटा, इसको फैलाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज का इस्तेमाल किया गया ताकि इस आइडिया को क्या किया जा सके, फैलाया जा सके। ठीक है, एंड कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो रिवोल्यूशनरीज का यहाँ पे जो मिशन था वो देश को लिबरेट करना था फ्रॉम पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का क्या मतलब होता है, मतलब कि तानाशाही। तो जिस तरीके से फ्रांस में मोनार्की की तानाशाही चल रही थी उसको खत्म करना, दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर मिशन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्रांस को लिबरेट करना है। किससे लिबरेट करना है, जो मोनार्की है, जो हेरिडेटरी मोनार्की मतलब कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, जो एब्सोल्यूट है ना, जो सारी डिसीजंस ले रहा है। डेस्पोटिक मतलब द वन हु रूल एंड कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो सारे डिसीजंस एक इंडिविजुअल ले रहा है, उसको खत्म करना, दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेंच पीपल। ठीक है, चलिए, एंड इस आइडिया को उन्होंने फैलाने के लिए क्या किया, उन्होंने फ्रेंच आर्मीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की कि आपको क्या करना है, ये आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह पे आपको लेके जाना है। ठीक है तो नेपोलियनिक war began in 1789 and lasted for 15 years, formation of the French Republic। तो फ्रांस लगभग फ्रेंच रिपब्लिक बनता है 1789 में। ठीक है, एंड रिपब्लिक का मतलब आपको पता ही होगा कि जहां पर रिपब्लिकन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है उसको हम रिपब्लिकन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 में क्या क्या स्टेप्स हुए। तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो पहले हमने यहाँ पे देखा कि इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया फ्रॉम लुई 16 टू नेशनल असेंबली। कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप किया गया, है ना। इनका मिशन था डिक्लेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द नेपोलियन टू लिबरेट यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम डेस्पोटिक रूल्स। जैकोबियन क्लब्स बनाया गया था टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ लिबरल थॉट्स। फ्रेंच फ्लैग्स को अडॉप्ट किया गया, ट्राई कलर का था, रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके। एंड रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया एंड फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेजेस बना दी गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट।
ठीक है, अब हमारी कहानी हो जाती है यहाँ पे क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि नेपोलियन है ना, यहाँ पे जो नेपोलियन है वो पावर में आता है बिकॉज ऑफ फ्रांस में ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्टरी और कन्वेंशन के बीच में लड़ाई चल रही थी, और उसके कारण से गद्दी खाली होती है और नेपोलियन जीतता है और नेपोलियन यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि नेपोलियन के बारे में आपको यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना, बस आपको यहाँ पे पढ़ना है कि नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे फ्रांस में। हालांकि जब नेपोलियन जीतता है, नेपोलियन जब यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करता है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे यार कि क्या लीडर है, इसने कितने सारे रिफॉर्म किया हमारे लिए सोचता है, हमारी हेल्प करता है। बट धीरे धीरे लोगों की जो फीलिंग है टुवर्ड्स दी नेपोलियन वो चेंज होने लगी एंड ही स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी, है ना, लिटरली उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि यहाँ पे नेपोलियन जब रूल करता है तो उसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं कि व्हाट डज द नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट एंड क्या क्या रिफॉर्म्स थे। तो एक एक रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यू कैन सी हियर कि नेपोलियन ने क्या किया था, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस किया था। मतलब कि सभी कोई लॉ के नीचे है, मतलब कि हु इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम। तो एवरीबडी इज अंडर द लॉ एंड लॉ मींस कि जो भी होगा वो लॉ के तहत होगा, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, ठीक है। एंड किसी भी प्रकार का जो प्रिविलेज, मतलब कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था किसको, बाई बर्थ, है ना, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, हमने डिस्कस किया था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि तीन तरीके के लोग हुआ करते थे। एक तो एरिस्टोक्रेट्स थे, दूसरे यहाँ पर कौन थे, चर्च के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे और कॉमन पीपल थे। तो यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज था किसको, एरिस्टोक्रेट्स और चर्च वाले को, कि उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जो स्पेशल प्रिविलेज बाय बर्थ थे वो सारी की सारी चीजें इन्होंने एबॉलिश कर दी। बहुत बढ़िया। दूसरा चीज यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ही ग्रांटेड राइट टू प्रॉपर्टी टू द फ्रेंच सिटीजन्स। अब यहाँ पे फ्रेंच सिटीजन्स प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे, जो कि ये राइट्स पहले उनके पास नहीं थे। तीसरा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस, है ना, काफी इंप्रूव किया, ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव किया, बिजनेस ट्रेवल को इंप्रूव किया, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके, अपने गुड्स को सेल कर सके। तीसरा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड किया था, है ना, एंड मेकिंग इट मोर एफिशिएंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि यूनिफॉर्म कर दिया, ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, अलग अलग रूल्स ना हो, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कर दिया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम चल रही थी दैट इज द सर्फडम। क्या था बेटा, सर्फडम एंड द फ्यूडलिज्म एंड मैनुअल ड्यूज। काफी ज्यादा इन्होंने इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा था। अब ये सर्फडम क्या होता है, फ्यूडलिज्म क्या होता है, देखो बहुत ईजी है, इसको समझते हैं कि सर्फडम क्या होता है। देखो सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए आप एरिस्टोक्रेट्स हो, ठीक है, आपकी लैंड है, आप तो खुद तो खेती नहीं करोगे, तो आपने किसको दिया, पीजेंट्स को आपने लैंड दिया, पीजेंट्स को दिया, पीजेंट्स को बोला तुम खेती करो, ठीक है, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करना होगा हमसे। अब ये जो प्रॉफिट है ये जो शेयर करते थे वो इक्वल तरीके से नहीं होता था। ये हमेशा कितना होता था, 80% प्रॉफिट जो होता था, 80 to 90% प्रॉफिट सब के सब एरिस्टोक्रेट्स ले जाते थे, ठीक है। पीजेंट्स जो कि मेहनत कर रहा है उस जमीन पर, उस लैंड पर, उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता था। और अगर वो पीजेंट्स उतने परसेंट रिटर्न नहीं दे पाता है एरिस्टोक्रेट्स को, देन द पीजेंट्स विल बिकम सर्वडम। उसको क्या कह देंगे, बॉन्डेड लेबर। अब उसको एरिस्टोक्रेट्स के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिना पैसे के, बिना सैलरी के उसके यहाँ पे काम करना पड़ता था टू ये चुकाने के लिए, जो भी यहाँ पे रेंट था, है ना, उस रेंट को चुकाने के लिए पीजेंट्स को काम करना पड़ता था। इस तरीके की जो प्रॉब्लम थी फ्रांस में, इन प्रॉब्लम्स को क्या किया गया है बेटा, इसको खत्म किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज उन्होंने वेट्स एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट्स एंड मेजर्स वर स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइल एक तरीके का वेट होता था जो कि टेक्सटाइल कपड़े को नापने के लिए होता था, वो काफी ज्यादा डिफरेंट हुआ करता था, उस आइल को भी इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया।
तो कुल मिलाकर के ये सारे स्टेप्स लिए गए किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। तो प्लीज इनको एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि नेपोलियन ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस करता है, प्रिविलेज्ड बाय बर्थ खत्म कर देता है, राइट टू प्रॉपर्टी टू द फ्रेंच सिटीजन्स दे देता है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस ट्रेवल इंप्रूव करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करता है, सर्फडम एंड जो फ्यूडलिज्म था उसको एबॉलिश किया जाता है, एंड वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे नेपोलियन के द्वारा लिए जाते हैं 1804 में। अब यहाँ पर ये जो कहानी है थोड़ा सा हम स्टॉप कर देते हैं। इस कहानी के आगे 1804 के बाद क्या होता है वो मैं कुछ देर में आपसे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ये दो पॉइंट्स, आपको दो टॉपिक्स अच्छे से याद रखना है, एक है स्टेप्स टेकन बाय द फ्रांस और दूसरा है नेपोलियनिक कोड। यहाँ से 100% क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको मिस नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है कि यूरोप जो एक तरीके से क्या था, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग डायलेक्ट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, रिलीजन में, एम्पायर में डिवाइडेड था, वहां पे किसी भी प्रकार की एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं थी। ठीक है, तो बिकॉज वहां पे कौन रूल कर रहा था, ऑटोक्रेटिक रूल हुआ करता था, मनमानी ढंग से एरिस्टोक्रेट्स वहां पे रूल किया करते थे। तो यहाँ पे एक शेयर ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं था, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रह रहा हूँ किसी भी जगह पे, जैसे भोपाल में हूँ, इंदौर में हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ इंदौर एंड भोपाल ही मैटर करता है, बाकी अदर स्टेट्स में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये डिवाइडेड थे। ठीक है, दे इवन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा ये बोला करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते थे। काफी ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी हमें देखने को यहाँ पर मिलती थी। ये हैम्सबर्ग एम्पायर के अंडर में रूल किया करते थे, जो कि लगभग यहाँ पे एक स्टिचिंग है ना, स्टिचिंग मतलब कि जो अलग अलग एरियाज को जोड़ करके रखता था। तो अगर मैं बात करूं तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो काफी ज्यादा डाइवर्स था, है ना, बहुत ज्यादा डाइवर्स था। तो डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन आपको बोहिमा रीजन में, ट्रायल, ऑस्ट्रिया एंड सुंडेटलैंड में आपको देखने को मिलते थे। इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन आपको लैम्बार्डी एंड वेनेटिया रीजन्स में मिलते थे। हंगरी में लगभग आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मैग्यार लैंग्वेज बोला करती थी। गैलिक सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स जो गैलिक रीजन में एरिस्टोक्रेट्स बोला करते थे, पॉलिश लैंग्वेजेस। ठीक है, पीजेंट्स ग्रुप नॉर्थ बोहेमिया स्लोवास में डिवाइडेड थे। तो कुल मिलाकर के यू कैन सी देयर वर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द यूरोप। ठीक है, एंड दे वर नॉट यूनाइटेड पॉलिटिकली बट दे वर लॉयल टू एम्पायर ओनली, है ना। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, पॉलिटिकली ये यूनाइटेड नहीं थे, बस ये किसके लिए लॉयल थे बेटा, ये अपने किंग के लिए लॉयल हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण जो नेशनलिज्म का फीलिंग है वो राइज होता है, क्या कारण थे मेजरली। अगर मैं ब्रॉडली डिस्कस करूं तो ब्रॉडली यहाँ पे मेजरली 4 कारण थे जो कि हमें बताता है कि आइडिया ऑफ जो नेशनलिज्म है वो लोगों के अंदर फैला। तो पहला जो कारण था राइज ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला है बेटा राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का राइज होता है। मिडिल क्लास कोई ऐसी क्लास नहीं है जो मतलब कहीं बाहर से आई थी, ये मतलब उन्हीं के बीच में, यूरोपियंस के बीच में एक नए क्लास का राइज होता है, मिडिल क्लास। कैसे होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा बस आगे टॉपिक में। देन स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, है ना, जो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म है वो फैलता है। क्या होता है लिबरलिज्म वो भी डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिज्म एक नया आइडिया लेकर के आता है, एक नई सोच लेकर के आता है। ठीक है, वो भी एक कारण था नेशनलिज्म का फैलने का। और जो चौथा कारण है राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारियों का जन्म होता है। तो ये मेजरली 4 ऐसे कारण हैं जिसके कारण से नेशनलिज्म का राइज होता है। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स को याद रखना है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब देखो यार, मैं आपको बता देता हूं कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो कितने भागों में डिवाइडेड थी। तो जो सोसाइटी ऑफ यूरोप थी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो सोसाइटी ऑफ यूरोप थी वो लगभग 3 भागों में डिवाइडेड थी। पहला थे यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज
नोबल्स हुआ करते थे। दूसरा यहाँ पर पुअर पीजेंट्स हुआ करते थे, पुअर पीजेंट्स हुआ करते थे, नोबल्स कह लो या फिर एरिस्टोक्रेट्स कह लो, ठीक है। अब इनके बीच में तीसरा कौन हुआ? तीसरा ऑब्वियसली जिसके हम बात कर रहे थे, मिडिल क्लास का जन्म हुआ। किसका हुआ? मिडिल क्लास का जन्म हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी जो लैंड थी यूरोप में वो नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा लिया जाता था, ठीक है। ये काफ़ी हाई सोसाइटी हुआ करते थे, ये सिर्फ फ्रांस भाषा में ही बात किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक हुआ करते थे, ठीक है। इनके खुद के अपने बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े हाउसेस हुआ करते थे। देवर मेजरली ये डोमिनेंट क्लास हुआ करते थे, ठीक है। एंड ये जो मैरिजेस है ये लगभग अपने ही एरिस्टोक्रेट मतलब अपने ही क्लास में ही किया करते थे। तो ये बाहर किसी भी रीजन्स में मैरिज नहीं करते थे, किसी भी और दूसरे क्लास सोसाइटी के अलग क्लास में नहीं करते थे, तो ये अपने ही क्लास में ये मैरिज किया करते थे, ठीक है। एंड अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो ये माइनॉरिटीज में थे, तो कम संख्या में थे, लेकिन रूल इनका चल रहा था, डोमिनेशन इनका चल रहा था। ज्यादातर संख्या में कौन था? पुअर पीजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। एंड पुअर पीजेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया, ये खेती किया करते थे किसके लैंड्स में? एरिस्टोक्रेट्स के लैंड में खेती किया करते थे, है ना, फार्मिंग किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, 17th और लगभग टिल 18th सेंचुरी, है ना। तो मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी यहाँ पे क्या होता है बेटा? राइज ऑफ मिडिल क्लास होता है। कैसे राइज होता है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? यहाँ पे नए नए ट्रेड्स एंड मर्चेंट्स, यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, मर्चेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये ट्रेड करते थे मर्चेंट्स, है ना, और यहाँ पर इनके पास आने लगा पैसा, मनी आने लगा। नाउ दे वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एरिस्टोक्रेट्स, है ना, फॉर देयर लाइवलीहुड्स। अब इनका ऊपर एरिस्टोक्रेट्स का डर नहीं था, क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा था? ट्रेड से आ रहा था। अब पैसा आया तो उससे पढ़ लिख करके कोई लॉयर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, है ना, एजुकेटेड होने लगे लोग, है ना, पढ़े लिखे होने लगे। एंड यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पर ये जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी है के कारण, यहाँ पे जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, ठीक है। एंड नाउ पीपल स्टार्टेड टू लर्न, एजुकेट देमसेल्फ, ठीक है। और जब वो एजुकेट हुए तो उनको समझ में आया भैया घपला हो रहा है, गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मिडिल क्लास का राइज होता है, और ये मिडिल क्लास का राइज होने के कारण ये आगे चल के क्या बनते हैं? आगे चल के बनते हैं रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी बनते हैं, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशंस करते हैं आगे चल करके। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज द राइज ऑफ अ मिडिल क्लास, एंड दीज मिडिल क्लास स्टार्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेट्स बिकॉज दे वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एरिस्टोक्रेट्स फॉर देयर लाइवलीहुड। दैट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो इनका मेजरली क्या क्या आइडियाज था? एक तो नेशनल यूनिटी था, एरिस्टोक्रेट्स को जो प्रिविलेज दिए जाते थे उसको खत्म करना इनका मेजरली ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। एंड दे वर अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये लिबरल जो मिडिल क्लास है यहाँ पर उनका राइज होता है, और यहाँ पे राइज होने के बाद वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बेटा लिबरलिज्म, ठीक है। अभी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लिबरलिज्म क्या होता है। देखो यार, दो आइडियोलॉजी है जो आपको याद रखना है। एक है कंफ्यूज नहीं होना है दोनों आइडियोलॉजी में, एक है लिबरलिज्म और एक है कंजर्वेटिज्म। क्या डिफरेंस है लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म में? देखो, लिबरलिज्म किसकी बात करता है? लिबरलिज्म ये जो वर्ड है वो किससे आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। और इस लैटिन वर्ड को यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा? लीबर। क्या कहते हैं? लीवर। और लीवर का मतलब होता है फ्री, लीवर का मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो ये किस चीज की फ्रीडम की बात करते थे? तो मिडिल क्लास का जो राइज होता है यूरोप में, तो वो फ्रीडम ऑफ, दो तरीके की फ्रीडम की बात करते थे। ये कितने फ्रीडम की बात करते थे बेटा? दो तरीके की फ्रीडम की बात किया करते थे। कौन कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं?
तो पहली अगर मैं बात करूं तो ये बात करते थे पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या था बेटा? पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते थे। दूसरा क्या था? इकोनॉमिक फ्रीडम, है ना? तो यहाँ पे दो तरीके की फ्रीडम की बात करते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकली क्या इनका मतलब था। तो एंड तीसरा था सोशल फ्रीडम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, इसकी बात की जा रही थी। एंड ये अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं तो दे emphasize the concept of government by consent, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट, दे वांट अ इलेक्टेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी सरकार जहां पर लोगों के मत के द्वारा, लोगों के चॉइस के द्वारा बनाई जाए, ना कि वो हेरिडेटरी हो। हेरिडेटरी मतलब राजा का बेटा राजा बन रहा है, ठीक है, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, वो इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। हाँ, मतलब कि राजा जो बन रहा है, जो किंग बन रहा है, जो भी रूल कर रहा है, वो लोगों के अकॉर्डिंग बने, क्योंकि डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं वो लोगों के लिए लिए जा रहे हैं। तो लोगों का डिसीजन होना चाहिए कि वो किसको इलेक्ट करना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब है दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, तीसरी चीज यहां पे ये बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। किसकी बात कर रहे थे? एरिस्टोक्रेसी की एंड की बात कर रहे थे। और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस है ना, जो क्लर्जी होते थे, है ना, इनके पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस था, जैसे टैक्स ना देना, पैसे ना देना, ठीक है, तो ये सारे जो आइडिया है उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। एंड दे वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी बात कर रहे थे भैया? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। ठीक है, और चौथी चीज बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो लोगों के द्वारा चूज की जानी चाहिए, लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए। किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में। तो पहला पॉइंट हमने पॉलिटिकली में देखा कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 पॉइंट्स याद रखना है। दूसरा हम आ जाते हैं लिबरल, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात की जाए तो ये बात कर रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर दो भैया? इनवॉलेबिलिटी कर दो। ठीक है, खत्म कर दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये बात कर रहे थे कि एक और चीज यहाँ पे बात कर रहे थे इकोनॉमिक लिबरलिज्म में कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, है ना, फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए। गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात कर रही थी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात किया जा रहा था, फ्रीडम ऑफ मर्चेंट्स की बात किया जा रहा था कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करेगी, वो मार्केट डिसाइड करे। तो वो उसकी बात यहाँ पे की जा रही थी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ और भी राइट्स थे जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, डिड नॉट स्टैंड विद द यूनिवर्सल सफरेज, ये आपको याद रखना है। हालांकि ये जो लिबरलिज्म में जो इक्वालिटी की बात कर रहे थे, ये इक्वालिटी तो थी लेकिन दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, है ना, ये सबके लिए बराबर इक्वालिटी नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो वोटिंग राइट्स था वो सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं था। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई वो मैन हो या फिर कोई रिच मैन हो, सभी के पास 1 वोट है और हर एक वोट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 वोट 1 वैल्यू है, एवरीबडी हैव 1 वोट 1 वैल्यू। बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या था फिर? उस टाइम पे सिर्फ जो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो टैक्सेस पे कर सकते हैं, उन्हीं के पास सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स हुआ करता था, बाकियों के पास वोटिंग राइट्स नहीं था। Only right to vote given to the exclusively to the property owing to the man, and man without property, and all women were excluded from the political rights. However, जैकोबिन क्लब्स के टाइम पे जब रॉबेस्फेयर था, उन्होंने यहाँ पे सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दिया था। बट नेपोलियन फिर से जब वापस आया तो उसने लिमिटेड सफरेज कर दिया, फिर से उसने वुमेन्स की जो वोटिंग राइट्स थी उसको खत्म कर दिया। एंड दे ओनली बिकेम द ऑब्जर्वर स्टेटस, सिर्फ उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया। एंड नाउ दे आर सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। ठीक है, सिर्फ वो फादर एंड हस्बैंड की अथॉरिटी पर ही रहते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन ये हमें यहाँ पे समझ में आता है कि पॉलिटिकल
लिबर्टी जो दी जा रही थी वो इक्वल नहीं थी। क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट्स वाज नॉट गिवन टू एवरीवन, इट वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी, है ना, मैन ओइंग दी प्रॉपर्टी, एंड इट वाज नॉट गिवन टू ऑल द वुमेन्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हालांकि यहाँ पे वुमेन्स ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, अपोजिशन किया, ठीक है, एंड उन्होंने अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की मांग की। ठीक है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया राइज ऑफ मिडिल क्लास, दूसरा हमने आइडिया ऑफ लिबरलिज्म डिस्कस किया, फैक्टर, वही सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं बेटा हम, कौन से फैक्टर विच इंक्रीज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमने पढ़ लिया राइज ऑफ, दैट इज मिडिल क्लास का राइज होता है, एरिस्टोक्रेट्स का खत्म होता है रूल, एंड तीसरा चीज हमने यहाँ पे आइडिया ऑफ लिबरलिज्म पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब देखो भाई, अब हम उसी स्टोरी पे आते हैं जो हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। तो नेपोलियन में हमने क्या पढ़ा था कि 1814 में जो नेपोलियन भाई साहब 1804 में नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट लाते हैं, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके आगे की कहानी होती है, एक बैटल होती है, इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। अभी बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इस बैटल में क्या होता है, इस बैटल ऑफ वाटरलू में, कि बेसिकली यहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू की बात कर रहे हैं हम बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू कब लड़ी जाती है बेटा? 1815 में यहाँ पे लड़ी जाती है। इस बैटल ऑफ वाटरलू में क्या होता है, दो पावर्स के बीच में होता है। एक होता है प्रैब कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैब, प्रैब कंट्रीज किसके अगेंस्ट में? नेपोलियन के अगेंस्ट में होता है। नेपोलियन के अगेंस्ट में वॉर लड़ी जाती है प्रैब कंट्रीज के द्वारा। ये प्रैब कंट्रीज कौन थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाज प्रूशिया, प्रूशिया था, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, एंड बी फॉर ब्रिटेन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रैब कंट्रीज क्या करती हैं, ये नेपोलियन भाई साहब को डिफीट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? डिफीट कर देती हैं। नेपोलियन भाई साहब लॉस्ट, हार जाते हैं, है ना, इस वॉर में हार जाते हैं नेपोलियन भाई साहब। अब क्या होता है यहाँ पे, अब जैसे नेपोलियन भाई साहब हार जाते हैं, तो यहाँ पर इन बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ये जितने भी प्रैब कंट्रीज हैं, ये एक मीटिंग करते हैं, कहाँ पर? वियना में। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और इस ऑस्ट्रिया की कैपिटल में यहाँ पे वियना में मीटिंग होती है, और यहाँ पे एक संधि की जाती है, ट्रीटी की जाती है। और दिस ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ट्रीटी के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या इस ट्रीटी में हुआ था। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, दैट इज 1815 में नेपोलियन डिफीट हो जाता है, एंड कंजर्वेटिज्म फिर से स्ट्रांग हो जाता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? दे बिलीव दैट द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च एंड सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व, है ना, मतलब कि जो आज तक चलता आ रहा है उसको चलने दो, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। दे वांटेड टू मेंटेन द स्टेटस को। स्टेटस को क्या होता है? जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, मतलब कि वी हैव अ पास्ट एंड द पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ठीक है, और हमारी कोई औकात नहीं है हम उसके पास्ट को बदल सके। तो दे वांटेड टू प्रिजर्व ऑल द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, मोनार्की होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, सोशल हायरार्की होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, फैमिलीज होनी चाहिए, तो जो भी चल रहा था उनको प्रिजर्व करने की बात कर रहे थे। However, they retained many of the changes initiated by the Napoleon. हालांकि जब नेपोलियन ये सब चीजें करता है तो उनको समझ में आ जाता है कि चेंज इज इनएविटेबल। ऐसा है कि चेंज कभी रुक नहीं सकता है, चेंज तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। तो दे वांटेड अ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज दैट रिस्पेक्ट द पास्ट। तो याद रखना, कंजर्वेटिज्म ऐसे लोग थे जो अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, मोनार्की को, चर्च को, हायरार्की को, सबको प्रिजर्व रखना चाहते थे। हालांकि उन्होंने चेंज करना स्टार्ट किया, बट द चेंज शुड बी ग्रेजुअल होना चाहिए। ठीक है, और नेपोलियन ने जो चीजें इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से कुछ चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लाइक नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी किया था उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी में डायनेमिक इकोनॉमिक्स बनाया था, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम किया था, सर्फडम, है ना, वो जो भी चेंजेस किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, उसमें से कुछ चीजों को उन्होंने एज इट इज रखा। ठीक है,
देन 1815 में यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब ने कलेक्टिवली डिफीट किया था नेपोलियंस को एंड वियना में मिलते हैं। एंड देन यहाँ पर होता है सेटलमेंट ऑफ यूरोप। तो मतलब कि ऐसा समझो कि भेड़ियों ने किसी का शिकार किया मिलकर के, और शिकार करने के बाद जब उसको मार दिया गया तो आपस में उसका क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो जितने भी प्रेप कंट्रीज थी, इन्होंने शिकार किया नेपोलियन का, और नेपोलियन ने जो जो कॉलोनीज को जीती थी उन सब चीजों को यहाँ पर आपस में डिवाइड किया जाता है। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेटलमेंट ऑफ यूरोप क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, मेन मोटिव क्या था कि कंजर्वेटिज्म की पावर को रिस्टोर करना, पहला पॉइंट। जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उन सारे चेंजेस को अंडू करना। अंडू मतलब जैसा था वैसा करना, है ना। अंडू आप करते हो ना कंप्यूटर में, अंडू कर दिया, जैसा था वैसा कर दिया, ठीक है। तो जो भी चेंजेस नेपोलियन के द्वारा किए गए थे उसको अंडू करना। तीसरा पॉइंट, सबसे पहला आपको याद रखना है कि ये ट्रिटी होस्ट की गई थी किसके द्वारा, एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे। इन ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम था ड्यूक मेटरनिच। क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, नाम याद रखना, ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। ये ड्यूक मेटरनिच साहब एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे। वियना में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके की पॉइंट्स क्या थे, प्लीज मार्केट इंपॉर्टेंट। वॉर्बन डायनेस्टी, वो वॉर्बन नहीं है जो आप बिस्किट खाते हो, बहुत लेम जोक था आई नो, बट फिर भी आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि बॉर्बन डायनेस्टी का जो रिजीम था उसको क्या किया गया बेटा, रीस्टोर किया गया। जैसा था बॉर्बन डायनेस्टी उसको फिर से लाया गया, क्योंकि नेपोलियन ने उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। एंड ये बॉर्बन डायनेस्टी कब से कब तक रूल करती थी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1814 से लेकर के जब तक जुलाई रेवोल्यूशन लुइस फिलिप्स यहाँ पे थे तब तक यहाँ पे रूल करती है। तो लास्ट यहाँ पे रूलर थे लुइस फिलिप्स। तो लुइस फिलिप्स 1814, मतलब कि जो बॉर्बन डायनेस्टी है 1814 से लेकर के 1830 तक यहाँ पे रूल करती है। तो द ब्रदर ऑफ एग्जीक्यूटिव लुइस 16 फ्रांस केम टू पावर, ठीक है। देन दूसरा यहाँ पर जो भी टेरिटरीज नेपोलियन के द्वारा कैप्चर की गई थी उसको द्वारा टेकन बैक, उसको वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, रशिया को कौन कौन से पार्ट्स मिल जाते हैं, देख लो यहाँ पे प्रैप कंट्री में रशिया मैंने बताया था, इनको मिल जाता है पोलैंड, इनको मिल जाता है एंड प्रूशिया, ठीक है। एंड प्रूशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ सैक्सनी, ठीक है। सैक्सनी वाला रीजन है वो किसको मिल जाता है, प्रूशिया को मिल जाता है। एंड रशिया को कौन से पार्ट्स मिलते हैं बेटा, पोलैंड वाला पार्ट मिल जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, रशिया और पोलैंड का क्या रिश्ता था, वो रिश्ते के बारे में हम मतलब कि आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड पोलैंड ने बहुत जबरदस्त, है ना, रशिया के खिलाफ यहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया था, और उस स्ट्रगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज उस क्वेश्चंस को भी हम याद करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये सारे जो बाउंड्रीज थी ना फ्रांस की, देखो फ्रांस ऐसा है कि एक ऐसा, मतलब फ्रांस को ऐसा बना दिया गया था कि भाई फ्रांस को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि फ्रांस ना एक आग आग की चिंगारी की तरह होता है कि जो चिंगारी पूरे यूरोप में फैला दे रहा था। और यहाँ पे फ्रांस को बहुत ही ज्यादा, मतलब उसकी बाउंड्रीज को एक डिफाइन कर दी गई कि अच्छा ये बाउंड्रीज है फ्रांस की। तो सबसे पहले फ्रांस की बाउंड्रीज को यहाँ पे क्या किया गया, उसके एक्सपांशन को प्रिवेंट किया गया कि उसका फर्दर एक्सपांशन ना हो सके, तो उस फ्रांस की बाउंड्रीज को यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, प्रिवेंट किया जाता है। तो जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ना, दैट इंक्लूड द बेल्जियम, उसको नॉर्थ में उसको बाउंड्री बना देता है, उसको सेटअप कर देता है कि फ्रांस के नॉर्थ में जो नीदरलैंड का किंगडम है इंक्लूडिंग द बेल्जियम, उसको यहाँ पे बना दिया जाता है। और जो ग्योना वॉज एडेड टू पैडी माउंट इन द साउथ, तो ग्योना ऐड किया जाता है पैडी माउंट में साउथ में। तो नॉर्थ में कौन था बेटा, नॉर्थ में नीदरलैंड था, और साउथ में ग्योना वॉज एडेड टू पैडी माउंट, ठीक है, पैडी माउंट था, एंड ऊपर दैट इज नीदरलैंड था, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाओ, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, वेरी इंपॉर्टेंट, इटली यूनिफिकेशन के लिए आपको समझ के रखना है। तो ऑस्ट्रिया को क्या मिल गया था, नॉर्दर्न इटली मिल गया था। और जर्मनी अलग अलग प्रांतों में डिवाइडेड था, तो नेपोलियन ने उसको एक कॉन्फेडरेशन बना दिया। कॉन्फेडरेशन क्या होता है कि दे विल रूल ऑटोनोमसली, अपना अपना रूल करेंगे, लेकिन किसके अंडर में, नेपोलियन के अंडर में रूल किया जाएगा। तो लगभग जो जर्मनी अलग अलग प्रांतों में था उसको कंसोलिडेट करके एक कॉन्फेडरेशन बना देता है। लगभग इसमें 39 स्टेट्स होते हैं,
39 स्टेट्स को यहाँ पे कॉन्फेडरेशन बना दिया जाता है, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। एंड उसको याद रखना एज इट इज रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया कंजर्वेटिव्स के द्वारा, क्योंकि उनको पता है ना इनको रूल करना आसान होगा, ठीक है, इन कॉन्फेडरेशंस को, क्योंकि कॉन्फेडरेशन है, इनको रूल करेंगे, सारी जगह पे रूल किया जा सकता है, तो इनको इट लेफ्ट अनटच्ड। तो एक बार मैं फिर से बात करता हूँ, सेटलमेंट ऑफ यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था। दूसरी चीज, जो भी टेरिटरीज नेपोलियन ने कैप्चर की थी उसको वापस ले लिया गया। तीसरी चीज, रशिया का जो पार्ट है ना, रशिया को पोलैंड मिल गया था और प्रूशिया को वॉज गिवन द पार्ट ऑफ सैक्सनी, प्रूशिया को सैक्सनी वाला रीजन मिल गया था। देन यहाँ पर बहुत सारी बाउंड्रीज मतलब कि फ्रांस को है ना डिफाइन कर दिया गया। फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड बना दिया गया और साउथ में पेडीमाउंट्स बना दिया गया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली मिल गया था और जो 39 कॉन्फेडरेशंस थे जर्मनी के उसको एज इट इज रखा गया, जो कि नेपोलियन ने उसको बनाया था ताकि उस पर आसानी से रूल किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर कि रिवोल्यूशनरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट है ना, याद करो, फटाफट याद करो। पहला पॉइंट हमने बात किया था, व्हाट आर द फैक्टर विच लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था राइज ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है। दूसरा हमने न्यू कंजर्वेटिज्म देखा था। तीसरा पॉइंट द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म और चौथा पॉइंट द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज। अब मुझे कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में कि रिवोल्यूशनरीज कौन थे, ठीक है, हु वर द रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज कौन बने, कौन सी क्लास बनी, तो प्लीज उसको आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज का राइज कैसे होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि यहाँ पर रूल किसका चल रहा था, कंजर्वेटिव्स का चल रहा था। तो आकर के तो दंगे तो नहीं कर सकते ना, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सामने सामने से नहीं लड़ सकते, क्यों, क्योंकि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो अगर आप वो लड़ने जाओगे तो क्या करेगा कंजर्वेटिव्स, क्या करेगा, पुलिस को बुलाएगा, फोर्सेस को बुलाएगा, कैवेलरी को बुलाएगा, प्रोटेस्ट को, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दबा देगा। तो लोगों को समझ में आ गया था भाई हम कोवर्ट तरीके से आगे से आकर के सामने से हम लड़ नहीं सकते हैं इन कंजर्वेटिव से। तो नाउ दे स्टार्टेड टू क्रिएट अ सीक्रेट सोसाइटीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा यहाँ पे मैंने यूज किया कि सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, किसका, सीक्रेट सोसाइटीज। अब सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, उसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको अभी बताता हूं। बेसिकली यहाँ पर जो सीक्रेट सोसाइटीज है उसको बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है सीक्रेट सोसाइटीज को, ताकि जो भी रिवोल्यूशनरीज हैं, ठीक है, जो भी रिवोल्यूशनरीज हैं उसको क्या किया जा सके बेटा, ट्रेन किया जा सके, ट्रेन किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया जाता है ताकि वो अंडरग्राउंड तरीके से क्या कर सके, अपने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को फैलाया जा सके। और सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया जाता है जितने भी रिवोल्यूशनरीज हैं उन सबको ट्रेन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आपको याद रखना है, ग्यूसिफ मैजनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको याद कर लेना। ये ग्यूसिफ मैजनी भाई साहब इटली में है ना, इनका ये इटली के यूनिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इनका जन्म होता है ग्योना में, एंड कहाँ पर कब होता है, 1807 में, 1807 ग्योना में इनका जन्म होता है। ही वॉज अ रिवोल्यूशनरीज एंड इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया था खास करके इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए। एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ कार्बोनारी, कार्बोनारी का एक मेंबर भी था। 24 साल के थे, ठीक है, इनको एग्जाइल कर दिया गया क्योंकि ये लिगुरिया में एक रिवोल्यूशनरी अटेम्प्ट किया जा रहा था, रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही थी लिगुरिया में। तो वहां पर इनको एग्जाइल दे दिया जाता है 1831 में। फिर ये दोबारा आते हैं और दोबारा आकर के ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज का फॉर्मेशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरग्राउंड सोसाइटीज का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, दैट इज यंग इटली इन मर्शलीज और दूसरा है बेटा यंग यूरोप इन बर्न। इन दोनों नाम को याद रखना। तो मर्सलीज में क्या बनाई जाती है, यंग इटली, और वर्न में बनाया जाता है यंग यूरोप, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स, ठीक है। तो ये लाइक माइंडेड पीपल हुआ करते थे। एंड इनको लगता था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही बिलीव दैट कि गॉड ने इनका जन्म किया है टू यूनाइट द
मैनकाइंड, ठीक है, गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचर यूनिट ऑफ मैनकाइंड, नेचुरल यूनिट ऑफ अ मैनकाइंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, ही बिलीव दैट यूनिफिकेशन अलोन could be the basis of Italian liberty। तो अगर इटालियन को लिबर्टी चाहिए तो वहां पर उनका यूनिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस कारण से यहाँ पे इस मॉडल का यूज करते हुए हर कंट्रीज में, लाइक जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया जाता है। और जो ग्यूसेप मैज़नी थे वो इतने विजनरी थे एंड क्योंकि लोग जितने भी कंजर्वेटिव थे ना, इनकी लिटरल इनकी फट जाती थी, ये डर जाते थे, है ना, ग्यूसेप मैज़नी का नाम सुनते हुए। और इवन दो कि जो ऑस्ट्रियन चांसलर था जिसका नाम मैंने जिक्र किया था आपसे, जिनका नाम था, याद करिए, ग्यूसेप मैज़नी, और इन्होंने ग्यूसेप मैज़नी ने जो सॉरी ड्यूक मेटरनिच ने इनका क्या कहा था ग्यूसेप मैज़नी को, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब कि ये पूरे सोशल ऑर्डर को चेंज कर रहे थे और इनको क्या कहा गया, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन इनको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर्स को हम खत्म करते हैं, बट उसके पहले मैं जितना भी कंटेंट, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ से कवर किए हैं, उन सब के ऊपर मैं आपको PYQs दिखाने जा रहा हूँ। तो प्लीज यहाँ पर 5 मिनट रुक करके इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इन सारे थीम्स को देख लीजिए, जितना भी हमने डिस्कस किया वो सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज हम बात करेंगे, हम हवा में बात नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक जो भी हमने कवर किया है वो सारे टॉपिक्स पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन से क्वेश्चंस देखिए। तो पहला MCQ देखिए आया था 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द 19th सेंचुरी लिबरलिज्म। तो 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया था उसका यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए है, मोनार्की, सोशल हायरार्की एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी मेंटेन, ठीक है। ऑप्शन बी, द एबोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, एंड ऑप्शन सी, criticize the glorification of reason and science, and option D, not tolerating dissent and imposing censorship। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो मोनार्की एंड हायरार्की मस्ट बी मेंटेन, बिल्कुल भी नहीं, ये तो लिबरलिज्म, फ्रीडम की बात करते थे, है ना, फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करते थे। एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द एबोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following revolutionaries is called as the first explanation of nationalism? तो सबसे पहला नेशनलिज्म कौन से प्रांत में आया था, कौन से कंट्री में आया था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ लिबरल्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी which was painted by in Frederick Sorio's painting The Dream of Worldwide Democratic and Social Republic। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज द फीमेल एलोगरी, ठीक है, फीमेल फिगर बनाया गया था, एंड शी होल्ड इन वन हैंड शी होल्ड द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, और इन अनदर होल्ड in other hand she holds the charter of rights, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है। दूसरा यहाँ पे विच नेशन वॉज आइडेंटिफाइड इन द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर मैंने आपको बताया, ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था फ्रांस में, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, फ्रांस होगा। नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इजी कर दिया गया था, है ना, एंड इकोनॉमिक फ्रीडम ला दी गई थी। तो सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केस स्टडी क्वेश्चन है, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। मेंशन एनी वन पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ लिबरल्स, क्या डिमांड्स था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, याद रखिए, है ना, एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, कॉन्स्टिट्यूशन था, गवर्नमेंट बाय कंसेंट था। तो ये कोई भी एक आप डिमांड लिख सकते हो। मेन कॉजेज फॉर द राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई थी फॉर ट्रेनिंग ऑफ द वोम,
रिवोल्यूशनरीज, तो रिवोल्यूशनरीज की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। देन एनी रीजन फॉर मेकिंग लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, यस कंजर्वेटिव्स का रूल था, दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड टू मेक अंडरग्राउंड, है ना, सीक्रेट सोसाइटीज। 5 मार्क का क्वेश्चन, फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द पीपल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा कलेक्टिव आइडेंटिटी को इनकरेज करने के लिए। ये मैंने आपसे 5-6 पॉइंट डिस्कस किया। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एंड एक यहाँ पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उसके बारे में आपको बताना है कि फ्रांस के लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। सेम पॉइंट्स है ना, सेम क्वेश्चंस, देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेम टॉपिक के ऊपर, सेम थीम के ऊपर। तो याद रखना, ये सारे थीम याद कर लेना भैया, स्टेप्स टेकन बाय द फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। हु हैविंग द फॉलोइंग होस्टेड द वियना कन्वेंशन, वियना कांग्रेस? तो ऑब्वियसली चांसलर ड्यूक मेटरनिच। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उन सबको याद कर लेना, ठीक है। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट, ये हालांकि क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैं आपको अभी इसका आंसर नहीं बता रहा। चलिए, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815? तो कौन सी गवर्नमेंट आई थी बताओ भैया नेपोलियन के डिफीट के बाद? दैट इज अ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कौन सी कंट्रीज थी नेपोलियन को डिफीट करने में? तो प्रैब, याद रखो, ब्रिटिश, PRAB। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। देन लिबरलिज्म का क्या आइडिया है इकोनॉमिक स्फेयर्स में, आपसे डिस्कस किया जा रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में क्या आइडिया है, फ्रीडम ऑफ मार्केट, है ना, यहाँ पे स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को एबॉलिश करना, उन सब की बात की जा रही थी। रिवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप, मेन एम क्या था यूरोप के रिवोल्यूशनरीज का? सेम पॉइंट्स, है ना, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना, वो सारी चीजें। ट्रीटी ऑफ वियना वेरी इंपॉर्टेंट, मेन ऑब्जेक्टिव रिस्टोर दी, है ना, बॉर्बन डायनेस्टी, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। मेन प्रोविजन ऑफ नेपोलियन कोड, ये मैंने डिस्कस किया। आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, है ना, क्या क्या आउटकम था, है ना, वो सारे स्टेप्स याद रखना है आपको। लिबरलिज्म फिर आ गया, वियना कांग्रेस फिर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, है ना, अपने इस टॉपिक में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपको याद रखना है क्लास अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्लीज डोंट मिस देम। तो सेम क्वेश्चन, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी, ठीक है। रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये रोल ऑफ कल्चर भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलो, यहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है, एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1814 व्हेन द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे हुआ था इवेंट्स जब रिप्रेस किया जा रहा था लिबरल नेशनलिस्ट को। तो सीक्रेट सोसाइटीज वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे याद रखना है। आई होप ये लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा, है ना, इनरिचिंग होगा आपके समझने के लिए, है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है। एंड दिस सेम चीज़ें हम टॉपिक करेंगे, उसके ऊपर जितने भी PYQs पूछे गए हैं उन PYQs के थीम को हम यहाँ पे समझेंगे। तो प्लीज फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट मिस देम, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।